नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की आपकी बहुत ही शानदार क्लास। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमिक क्लास। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक और हिमांक अवनमन के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं कि क्वथनांक है क्या। तो भाई क्वथनांक को आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं और एक डेफिनेशन रटी रटाई याद भी होगी कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे उसे हम कहते हैं द्रव का क्वथनांक। ये तो याद भी होगा, लेकिन अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है तो परिभाषा का स्टैंडर्ड भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा क्वथनांक को समझते हैं कि क्वथनांक है क्या, क्वथनांक पर होता क्या है, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करें। आइए हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव है, इस पात्र में हमने द्रव लिया और इस द्रव को हम उबालने के लिए गर्म कर रहे हैं। ये मान लीजिए किसी की सहायता से हम इसे गर्म कर रहे हैं। जब द्रव उबलता है, उबलने की प्रक्रिया पे अगर हम ध्यान दें तो उबलने की प्रक्रिया में द्रव के पृष्ठ पर कुछ उभार आते हैं। ये आप सभी ने देखा होगा, सबके घरों में पानी गर्म होता है तो द्रव के पृष्ठ पर कुछ उभार आना शुरू होता है। अब अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें तो सामान्य अवस्था में सबको मालूम है कि द्रव के पृष्ठ पर एक वायुमंडल के बराबर दाब लग रहा है। ये वायुमंडलीय दाब हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा मौजूद है। अगर कोई द्रव अपने पृष्ठ से ऊपर उठना चाहे तो उसे इस वायुमंडलीय दाब का क्या करना पड़ेगा? प्रतिकार करना पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब का प्रतिकार करने का तरीका कि जितना वायुमंडलीय दाब नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही दबाव ये द्रव क्या कर दे? ऊपर लगा। भाई द्रव दबाव लगाएगा कहां से? तो द्रव दाब आरोपित करेगा अपने वाष्प दाब से। जब वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, इसका प्रतिकार करेगा और अब द्रव अपने पृष्ठ से ऊपर उठना शुरू करेगा। मतलब द्रव उबलेगा तब जब हमारे द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। और जिस टेम्परेचर पे ये क्रिया हो पाएगी उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्वथनांक। मतलब क्वथनांक है क्या? तो वह निश्चितता जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो यह है हमारा क्वथनांक कि जिस टेम्परेचर पर हमारे द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। अब चर्चा आती है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कि हमारे क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या? क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्वथनांक का बढ़ना। उन्नयन का मतलब है बढ़ना। मतलब किसी वस्तु का क्वथनांक हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्वथनांक कितना बढ़ा ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए कोई द्रव पहले उबलता था 100 डिग्री सेल्सियस पे, बाद में उबल रहा है 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? क्वथनांक उन्नयन। ये सिंपल भाषा में कहें कि हमारी क्वथनांकों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है भाई? क्वथनांक उन्नयन। लेकिन ये उन्नयन हुआ कब? तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई द्रव है और इस द्रव में हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर द्रव का वाष्प दाब घटता है। हमने पिछले वीडियो में वाष्प दाब और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़े।
डीपली बताया। तो जैसे ही हम किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो अवाष्पशील विलय मिलाते ही उसका वाष्प दाब घटता है। अब वाष्प दाब घटने का क्वथनांक से क्या रिलेशन है वो समझिए। ये हमारा द्रव उबलेगा कब? जब इसका वाष्प दाब हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। सिंपल सी बात। हमने क्या कर दिया, इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए तो वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। वायुमंडलीय दाब तो अपने मान पर है, वाष्प दाब घट गया। मतलब अगर पहले वायुमंडलीय दाब 4 था, वाष्प दाब भी 4 था, तो ये वाष्प दाब अब 4 से घट के 2 पर आ गया। द्रव उगलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उगलेगा तब जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस द्रव को और ऊष्मा देनी पड़ेगी, और ऊष्मा देंगे ताकि वाष्प दाब बढ़े, और ये वाष्प दाब फिर बढ़ के जब 4 वायुमंडलीय दाब के बराबर, ये 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब कहिए कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब अब हमारा द्रव उबलना शुरू होगा। कंफर्म है कि द्रव उबलेगा कब? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। अब अगर हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो वाष्प दाब घट गया। अब वाष्प दाब को बढ़ाकर वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए हमें और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। मतलब जितनी ऊष्मा का प्रयोग करवा के हम पहले इसे उबाल ले रहे थे, अब उतनी ऊष्मा से ये नहीं उबलेगा, हमें और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्वथनांक हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि हमें अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब ये जो शुद्ध विलायक था, इस शुद्ध विलायक की तुलना में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन बना है, उस विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। तो हमारे विलयन और इस शुद्ध विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर है, उसी अंतर को हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। कंफर्म कि क्वथनांक उन्नयन क्या है? तो हमारे शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांकों का जो अंतर है, उस अंतर को हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। देखिए क्या है क्वथनांक उन्नयन? तो निश्चित तापक्रम पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, और अब विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। और हमारे विलयन और विलायक के क्वथनांकों का ये जो अंतर है, इस अंतर को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन। कंफर्म है क्वथनांक उन्नयन क्या है? अब हमारा जो क्वथनांक उन्नयन है, इस क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड एक फार्मूला है, और उस फार्मूले का उपयोग करके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मिलाए जाने वाले अवाष्पशील पदार्थ के अनुभार की गणना करनी होगी। तो देखिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टीवी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला है हमारे क्वथनांक उन्नयन का, जहां केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अभी हम इसे भी डिफाइन करेंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है क्या। स्मॉल एम है अवाष्पशील विलय की मात्रा,
स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है अवाष्पशील विलेय की मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक की मात्रा, और स्मॉल एम है अवाष्पशील विलेय का अणु भार। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला है। इस क्वथनांक उन्नयन में हमने कांस्टेंट यूज, कांस्टेंट हमारा क्या है, केबी। इस केबी को हमने बोला क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इस मोलल उन्नयन स्थिरांक को हमें डिफाइन करना है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है क्या, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। फॉर्मूला हमने देखा कि डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी डब्ल्यू अपान एम डब्ल्यू। इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी डब्ल्यू अपान एम, एम को ऊपर लेके आ गए बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू अपान एम मतलब द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या n होती है। अब क्या करें, n की वैल्यू 1 ले ले, W की वैल्यू 1 ले ले, या इस 1000 को भी बटे में लेके आए। इस 1000 को बटे में लेके आओगे तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी n अपान 1000 तो हमने बटे में लाया ना, W बटे 1000। ये W वैसे ग्राम में था, 1000 से भाग देंगे तो ग्राम किसमें कन्वर्ट होगा, किलोग्राम। अब इसकी भी वैल्यू को अब 1 कर दीजिए, मतलब n का मान 1 किया हमने, मतलब मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1। इसके मान को हमने 1 किया, मतलब ये कितना हो गया, 1 किलोग्राम। 1 में 1 से भाग देंगे 1 ही मिलेगा, और 1 से केबी में गुणा करेंगे केबी मिलेगा। मतलब अगर इनकी वैल्यू 1 है तो केबी किसके बराबर है, डेल्टा टीबी। अब डिफाइन करें तो क्या मिलता है कि हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर है, उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर है जो 1 मोल अवाष्पशील विलेय को, 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक वह क्वथनांक उन्नयन है जो 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, तो ये है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक संख्यात्मक रूप से वह क्वथनांक उन्नयन है जो 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। तो यह है साथियों क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक। कोई समस्या नहीं। तो साथियों आप रुक करते हैं इस चैप्टर के अगले पॉइंट पे। इस चैप्टर का जो अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है हिमांक और हिमांक अवनमन। पहले तो ये चर्चा की जाए कि हिमांक होता क्या है। हिमांक आपने छोटी कक्षा में पढ़ा भी है,
कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम उसका हिमांक कहते हैं। और जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसा कि अभी हमने क्वथनांक में भी बताया कि अब हमें कुछ स्टैंडर्ड परिभाषाएं देनी है। इन परिभाषाओं को डिफाइन करना है हमें वाष्प दाब के आधार पर। तो देखें कि हमारे हिमांक पर हो क्या रहा है। जैसे कोई जल है, इस जल को हमने लिया, जल को हमने ठंडा करना शुरू किया, जल को हमने ठंडा किया लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जल हमारा कन्वर्ट हो गया बर्फ में, मतलब ठोस अवस्था। अब ये बर्फ अगर गलेगी तो बर्फ के पृष्ठ से जो द्रव की बूंदे गिरेंगी, इन द्रव की बूंदों का भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, जब ये द्रव में कन्वर्ट हो रही होगी तो कुछ ऊष्मा इसने ग्रहण की हो, लेकिन इस ऊष्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा नाम इसीलिए है कि इस ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद भी हमारे द्रव के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब अगर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो पिघलने वाला द्रव भी कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हमें हमारे द्रव की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों एक साथ हो गई। कुछ इसी के आधार पर परिभाषा भी है। परिभाषा ये है कि वह निश्चितता जिस पर किसी द्रव की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के वाष्प दाब आपस में बराबर हो जाते हैं, उसे हम उस द्रव का क्वथनांक हिमांक कहते हैं। तो देखिए कि हिमांक है क्या। हमने कहा कि किसी द्रव विलायक का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव विलायक की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था के वाष्प दाब समान होते हैं। ये कंफर्म है कि भाई हमारा हिमांक क्या है? तो जिसपे हमारे ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर है, वो हिमांक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन का मतलब हिमांक का घटना। जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था कि क्वथनांक का बढ़ना क्या है? क्वथनांक उन्नयन। सेम वैसे ही हिमांक का घटना क्या है? हिमांक अवनमन। अब देखिए कि आखिर ये हिमांक अवनमन हो कैसे रहा है। भाई किसी द्रव को अगर हमें ठोस अवस्था में बदलना है तो ठोस अवस्था में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? हम इस पदार्थ से ऊष्मा निकालेंगे। ऊष्मा निकालने पर पदार्थ ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये द्रव से ठोस में कन्वर्ट होगा। मतलब इसे जमाने के लिए हमें ऊष्मा क्या करनी है? निकालनी है। ऊष्मा हमें निकालनी है। अब ऊष्मा हम निकालेंगे कैसे? चर्चा थोड़ी सी इस पे करनी है। मान लीजिए कि कोई द्रव है हमारे पास और इस द्रव का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए जल है, और अगर ये माने कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस तब आएगा जब हम 1 कैलोरी ऊष्मा निकालेंगे, तो हमें इसे 100 से 0 पर लाना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जमता है, तो 100 से 0 तक लाने के लिए हमें कितनी कैलोरी ऊष्मा निकालनी पड़ेगी? तो भाई 100 कैलोरी, क्योंकि टेम्परेचर था 100 से 0 पर लाने के लिए हम 100 कैलोरी की ऊष्मा निकालेंगे। कंफर्म? अब हम इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो क्या इस अवाष्पशील विलेय का कोई टेम्परेचर नहीं होगा? जरूर होगा। उस टेम्परेचर के कारण इसमें भी कुछ ऊष्मा होगी। हम कहते हैं कि चलो इसमें 4 ही कैलोरी की ऊष्मा है, ठीक। तो टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 कैलोरी तो हमारे जल के पास है, और 4 कैलोरी इस अवाष्पशील विलेय के पास है। अब अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तक आना चाहें तो 100 कैलोरी इसकी और 4 कैलोरी इसकी, कितनी ऊष्मा निकालनी पड़ेगी? 104 कैलोरी ऊष्मा निकालनी पड़ेगी।
मतलब जो काम पहले 100 कैलोरी पर हो रहा था वो काम अब कितने पर हो रहा है? 104 कैलोरी पर। तो पहले जो डिफरेंस हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का आ रहा था अब कितने का आएगा? तो 100 में से 104 घटाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे -4 पे। पहले 100 कैलोरी उसमें निकाले तो 100 - 100 बराबर 0 पर पहुंचे, लेकिन अब 100 से 104 का डिफरेंस -4 पे आ रहा है। मतलब जो हिमांक पहले 0 डिग्री सेल्सियस था वो कितना हो गया? -4 डिग्री सेल्सियस। मतलब हिमांक हमारा क्या हो गया? घट गया। अब पहले हमारा हिमांक था 0, अब कितना है? -4। और इन दोनों हिमांकों का जो अंतर है, इसी हिमांकों के अंतर को हम क्या बोल रहे हैं? हिमांक अवनमन। अवनमन इसलिए कि 0 से -4 पे पहुंच गए, घट रहा है मान, ये हिमांक अवनमन है। मतलब हिमांक अवनमन है क्या? तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप द्रव का हिमांक भी कम हो जाता है। अब विलयन और विलायक के हिमांकों का ये जो अंतर है, इस अंतर को हम कहते हैं हिमांक अवनमन। कंफर्म है कि कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक घटेगा, और पहले जो हिमांक था और अब जो हिमांक मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोल रहे हैं हिमांक अवनमन। जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन के लिए फॉर्मूला लिखा है, सिमिलर वैसे ही मिलता जुलता हमारे हिमांक अवनमन का भी फॉर्मूला है। अब चर्चा करें कि हिमांक अवनमन का फॉर्मूला क्या है। तो हिमांक अवनमन का फॉर्मूला है डेल्टा TF। क्वथनांक उन्नयन में डेल्टा टी भी हमने लिया था। डेल्टा टी भी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा TF का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हिमांक अवनमन। तो ये है 1000 kF W/mW। तो दिक्कत नहीं, मतलब सबके वही है, केवल एक kF का मतलब बदला है। जहां kF है मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल W है अवाष्पशील विलेय की मात्रा, कैपिटल W है विलायक की मात्रा, और स्मॉल m है अवाष्पशील विलेय का अनुपात। अब यहां पर जैसे हमने पीछे डिफाइन किया है मोलल अवनमन स्थिरांक को, सेम वैसे ही डिफाइन करेंगे हमारे मोलल अवनमन स्थिरांक को। मतलब जैसे हमने पीछे मोलल उन्नयन स्थिरांक को उन्नयन में डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ हिमांक अवनमन में मोलल अवनमन स्थिरांक को डिफाइन करेंगे। अगर डेफिनेशन याद आ रही हो तो सिमिलर डेफिनेशन ये भी है। तो देख लें ये है क्या। तो अब हमें डिफाइन करना है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक याद आ रहा है, सेम वैसे कि मोलल अवनमन स्थिरांक संख्यात्मक रूप से वह हिमांक अवनमन है जो एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में
मिलाने पर प्राप्त होता है। सेम ऐसे ही हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक को निकाल दिया और सेम वही हमारा क्या है, मोलर मोनोमर स्थिरांक। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक वांट हाफ गुणांक के बारे में। ये वांट हाफ गुणांक है क्या? ये वांट हाफ गुणांक उन विलयनों के लिए है जिनमें हमारे विलय के कर या तो वियोजन या तो संगुणन का गुण दिखाते हैं। देखे कि है क्या वांट हाफ गुणांक। जैसे एग्जाम्पल लेके चल, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास 50 लड़के, 50 विद्यार्थी इस क्लास में पढ़ते हैं। हमने इन्हें मिठाई बांटने के बारे में सोचा। हमने एक्सपेक्ट किया कि भाई चलिए हर लड़के को 2-2 मिठाई बांटी जाए, तो टोटल हमें कितनी मिठाई चाहिए? 100 मिठाई चाहिए। ये हमारी गणना है कि 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हमने 100 मिठाई अरेंज की कि कल हम इसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर। लेकिन अगले दिन जब हम मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो ये 50 विद्यार्थी आए ही नहीं। विद्यार्थी कितने आए? 25। हमें ये 100 मिठाइयां बांटनी ही थी, रखनी नहीं। अब अगर हम इन विद्यार्थियों में 100 मिठाइयों को बांटने का प्रयास करें तो हर विद्यार्थी को कितनी मिठाई मिल जाएगी? 4-4 मिठाई मिल जाएगी। पहले यही मिठाई कितनी कितनी मिल रही थी? 2-2। मतलब विद्यार्थियों की संख्या घटी तो मिठाइयां हमें ज्यादा बांटनी पड़ी। लेकिन अगर इसके अपोजिट होता, 50 विद्यार्थी थे, हमने एक्सपेक्ट किया कि चलिए हमें 100 मिठाई बांटनी है, लेकिन अगले दिन जिस दिन हम मिठाई बांटने के बारे में सोच रहे थे उस दिन ये विद्यार्थी डबल हो गए। ये विद्यार्थी 100 आ गए। अब ये मिठाई बांटेंगे तो हर एक लड़की को कितनी मिलेगी? एक एक मिलेगी। मतलब हमारी कैलकुलेशन ये थी, जो हमने कैलकुलेट किया था, जिसे हम बोलते हैं परिकलित मान, जो हमने पहले ही गणना करके निकाल लिया। लेकिन एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग चल रहा है जब संख्या बदल जा रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन से अलग जो मान मिल रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रेक्षित मान। तो अगर हमारे विद्यार्थियों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी तो प्रेक्षित मान हमेशा परिकलित मान से क्या होगा? अलग होगा। अब ये जो हमारे परिकलित मान और प्रेक्षित मान का अनुपात है, इसी अनुपात को हम बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। इसी को हम क्या बोलते हैं? वांट हाफ गुणांक। कंफर्म है कि वांट हाफ गुणांक क्या है? कि हमने जो कैलकुलेशन पहले की थी वो परिकलित मान है और जो हमने एक्सपेक्टेशन से प्राप्त किया है वो हमारा प्रेक्षित मान है। और इन दोनों ही मानों का जो अनुपात है, इस अनुपात को हम बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। अब आइए डिफाइन करते हैं कि वांट हाफ गुणांक है क्या। इसको हम डिफाइन करें कि वांट हाफ गुणांक है क्या। तो वांट हाफ गुणांक है क्या कि किसी विलयन के प्रेक्षित मान जो हमने ज्ञात किया तथा परिकलित मान, ये जो मान है ये अणुसंख्य गुणधर्म के हैं। ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो प्रेक्षित मान और परिकलित मानों का अनुपात अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। मतलब हमने जो मान ज्ञात किया और जो मान हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा था, उन दोनों का जो अनुपात है उसे हम बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। ये जो वांट हाफ गुणांक है इसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से, और आई बराबर हो जाएगा
प्रेक्षित गुणधर्म या फिर कहिए कि गुणधर्म का मान, और बटे में परिकलित गुणधर्म। अब ये जो हमारे अनुसंख्य गुणधर्म है, ये अनुसंख्य गुणधर्म हमारे अणुभार का व्युत्क्रमानुपाती है। अणुभार का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अणुभार की पदों में चले तो हमारा 1/2 गुणांक आई बराबर मिल जाएगा, तो 1/, प्रेक्षित अणुभार और बटे में 1/, वास्तविक अणुभार मतलब परिकलित अणुभार। भाई दो भिन्नों का भाग देते हैं तो नीचे वाले भिन्न का पलट की गुणा होता है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ये हमारा भाग गुणांक है। तो समस्या नहीं कि भाग गुणांक है क्या। तो हमने जो मान ज्ञात किया है, ये मान हम कह रहे हैं अनुसंख्य गुणधर्मों का है। अनुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, कौनमन, परासरण दाब, ये सब अनुसंख्य गुणधर्म। इन अनुसंख्य गुणधर्मों के जो प्रेक्षित मान है और जो परिकलित मान है, इनका जो अनुपात है, इस अनुपात को हम कहते हैं वांठाक गुणांक। और वांठाक गुणांक हमारे अणुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम अणुभार में कन्वर्ट करें तो मिलेगा 1/, प्रेक्षित अणुभार और बटे में 1/, वास्तविक अणुभार। दो भिन्नों का हम भाग देते हैं तो नीचे वाले भिन्न का पलट के गुणा करते हैं, आई बराबर मिलता है वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। तो साथियों, आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब अगली वीडियो में हम इस पार्ट से रिलेटेड आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करें। आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय ये जितने भी फॉर्मूले हमने आज तक पढ़े हैं, इनका हम उपयोग करें। तो आप हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आएंगे। हमारे मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन सबसे रिलेटेड फॉर्मूले थोड़ा सा एक बार देख कर आए। न्यूमेरिकल हम लगभग सारे कवर करने का प्रयास करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। अगर हमारे न्यूमेरिकल बताने के बाद भी आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें आपको कोई समस्या है, उस न्यूमेरिकल को आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। हम उस न्यूमेरिकल पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।